Hello, future doctors. Good evening and warm welcome in Inside NEET. And this is चंचल बुद्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए सब्जेक्ट जिसका नाम है नीट 2025। और आज के इस लेक्चर में ये बेसिकली एक फाउंडेशन लेक्चर है, मतलब जिसमें जो जूलॉजी है, जिसमें मेनली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, वो पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क कैसे करती है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे अलग अलग आपने पढ़े होंगे, लेकिन एक कंबाइंडली जितने भी सारे के सारे सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कैसे कर पाते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो हम इन्हीं सभी चैप्टर्स को या जो सभी सिस्टम्स है हमारे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम्स है, 11 सिस्टम्स है, जो कि 10 जो है ना आपकी 11th और 12th दोनों में मिलाकर के दे रखे हैं। एक जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है ना। मैं लास्ट में बता दूंगा इसमें कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। वैसे तो ये आपके सिलेबस से एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना, ये समझना जरूरी है कि इसका रोल क्या होता है। जैसे कि ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल जिसको बोलते हैं, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। आप फूड खाते हो तो फूड किस लिए खाते हो, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए भी खाते हैं, लेकिन उसका एक और पर्पज होता है। आप जो फूड खाते हो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो वो फूड के अंदर जो है ना सिंपल फॉर्म में नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जिनको बॉडी जो है ना यूटिलाइज नहीं कर सकती। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो आपने जो रोटी खाई, ठीक है, रोटी खाई उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती बॉडी। उस स्टार्च को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और स्टार्च का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ऐसे जो प्रोटीन्स है उनको अमाइनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा। जो फैट है उनको ट्राइग्लिसराइड और जो उसके जो मोनोमर्स है उसमें तोड़ना पड़ेगा, फिर उनको बॉडी क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। तो ये आपने क्या खाया, 1 मिनट, आपने खाया फूड, फूड डाला एलिमेंट्री कैनाल में। अरे एलिमेंट्री कैनाल तो समझते हो ना, माउथ से लेकर के एनस तक ये जो पूरी की पूरी एक ट्यूब है उसको एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हो। ठीक है। उसमें आपने डाला फूड, फूड के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स सिंपल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ करके किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, बताया ना मैंने आपको। तो फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ना क्या है, डाइजेशन, पाचन होता है। ठीक है, ठीक है साहब, मिल गया। जैसे कि ये जो सिंपल फॉर्म है वो क्या मिला हमको, ग्लूकोज मिल गया। अब ये क्या ग्लूकोज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पड़ा रहेगा, इसको कहां पर पहुंचाना जरूरी है, कोशिकाओं तक, सेल्स तक पहुंचाना जरूरी है। सेल्स में क्या होगा इनका, जैसे कि ये सेल है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज क्या, C6H12O6, ये क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। तो नीचे बता देता हूं कि मैं क्या होगा इसका, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, जो कि कैसे मिला हमको, पाचन के थ्रू मिला है, डाइजेशन के थ्रू मिला है। अब इस ग्लूकोज के साथ क्या जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, और ऑक्सीजन जोड़ करके क्या किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, CO2 + H2O, और साथ में क्या मिलेगी हमको, ATP, दैट इज द रेस्पिरेशन। ये है एक्चुअल में रेस्पिरेशन। अरे O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, वो सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है। तो सेल के अंदर क्या चलता है, ये रेस्पिरेशन चलता है। आपने जो फूड खाया उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो क्या है, पाचन। अब जो सिंपल फॉर्म आपको मिली है उसको तोड़ करके
उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो निकाली जा रही है, एनर्जी मतलब जो एटीपी की फॉर्म में होती है, एनर्जी जो निकाली जा रही है वो क्या है, रेस्पिरेशन। तो ये आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, डाइजेशन। डाइजेशन ये आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लूकोज टूटेगा, CO2H2 में और क्या मिलेगी हमको, एटीपी मिलेगी, ये क्या, रेस्पिरेशन। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि रेस्पिरेशन कहां चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है वो कहां पर प्रेजेंट था, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट था। और जितने भी न्यूट्रिएंट जो डाइजेशन से मिले थे वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, तो वो सेल तक किसी ना किसी रास्ते के थ्रू पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो जो सिस्टम सभी न्यूट्रिएंट्स को या जितने भी हार्मोन्स है या जितने भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है, सर्कुलेटरी। हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड आता है, तो ब्लड के थ्रू क्या किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को कहां पर पहुंचाया जाएगा, बॉडी की जितने भी सेल्स है वहां पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड आता है, और ब्लड को पंप करने वाला कौन आता है, ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। तो ये क्या है, ब्लड है। और ब्लड जिसके अंदर बह रहा है वो क्या, ब्लड वेसल्स, नाम सुना होगा आपने, वीन और आर्टरी। तो वीन और आर्टरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड है, जिसको पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। और उस ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कितने सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। आगे पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल क्या है, आपने देखा ये जब पाचन होगा तब उसमें डिफरेंट टाइप की क्या चलती है, केमिकल रिएक्शन चलती है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल में कन्वर्ट होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होगी। ये रेस्पिरेशन में भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। ये ऐसे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो उन केमिकल रिएक्शन के थ्रू सभी के सभी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि वो सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद ही है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो कि टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर अगर स्टोर होते रहे तो क्या फैल जाएगी, टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकाला जाता है। और जो सिस्टम इन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालेगा वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या आती है, आपकी किडनी आती है। पढ़ा होगा आपने, किडनी, वृक्क। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या जिन सब्सटेंस की बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है या जो बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में हो गए हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा थ्रू दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आपको चार समझ में आ गए। अब पांचवा और छठवा एक साथ हम देखेंगे, स्केलेटन और मस्कुलर, कंकाल तंत्र और पेशीय तंत्र। ह्यूमन जो है ना वो एक एडवांस एनिमल है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है। हम चल सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। अरे बाहर जो पेड़ खड़ा है, जो ट्री है, वो क्या चल सकता है क्या? हमारे पीछे कोई प्रीडेटर अगर पड़ जाए, किसी कोई शेर पीछे पड़ जाए, कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अरे वहां से भाग सकते हैं कि नहीं, बचने के लिए। तो हम एडवांस है। तो एडवांस किस वजह से? उसका एक रीजन ये भी हम कि हम लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे लोकोमोशन क्या, चलना, मूवमेंट क्या, हिलना। तो जैसे मैंने अपना हाथ उठाया, तो इस हाथ को उठाने में किस किस का रोल है? मेरा जो स्केलेटन सिस्टम है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और उसको मूव कौन करा रही है? मसल्स मूव करवा रही है, मसल्स मूव करवा रही है। तो जो स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है वो क्या करवाता है? लोकोमोशन करवाता है, लोकोमोशन करवाता है और मूवमेंट भी करवाता है। लोकोमोशन और मूवमेंट जो है ना वो दोनों अलग अलग टर्म है। अरे एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या है? लोकोमोशन। मूवमेंट क्या, मैं खड़ा खड़ा हिल रहा हूं, वो है मूवमेंट। ठीक, तो 6 हो गए। सातवां, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र।
जैसे कि अगर आप किसी जो सूक्ष्मदर्शी आती है, माइक्रोस्कोप आता है, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखोगे तो आपको चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। उनमें से कुछ सूक्ष्म जीव फायदेमंद भी होते हैं और मैक्सिमम जो है ना वो क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे मैंने अपना मुंह खोल रखा है, तो जब मुंह खोल रखा है तो वातावरण से, एनवायरनमेंट से बहुत सारे पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैं जब आंख खोल रहा हूं तो आंख के अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो पैथोजन है वो एंटर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं जब सांस ले रहा हूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। तो जब ये कंटिन्यू पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो क्या हम रोज ही बीमार पड़ते हैं? क्या रोज बीमार नहीं पड़ते ना, कभी कभी हम बीमार पड़ते हैं। तो रोज बीमार क्यों नहीं पड़ते? बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली एंटर करते रहते हैं, फिर हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उन पैथोजन से लड़ने वाला एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, बीमारी से बचाता है, पैथोजन से बचाता है। आई बात समझ? जैसे आपने फूड खाया तो फूड के साथ ही पैथोजन एंटर कर रहा है। आप जब सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, तो ब्रीदिंग के थ्रू भी आपके अंदर पैथोजन एंटर कर रहा है। हर जगह पैथोजन है, लेकिन वो हमको डिजीज कोज क्यों नहीं कर सकते ऑलवेज? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या इम्यून सिस्टम है। तो आपको इम्यून सिस्टम का रोल समझ में आया क्या होता है? अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका क्या इंपोर्टेंस है? इसका इंपोर्टेंस मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन जो पर्पज है वो एक सिंगल लाइन में मैं आपको समझा रहा हूं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पर्पज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पर्पज होता है कि अपनी स्पीसीज को इकोसिस्टम में मेंटेन रखना, यह इसका मेन पर्पज। अरे जनन का मेन पर्पज क्या है? कि अपनी जो स्पीसीज है उसको इकोसिस्टम में क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अब आपको अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि अर्थ पर क्या है, 100 अरब क्या है, ह्यूमन है। सारे के सारे ह्यूमन, मेल और फीमेल दोनों के दोनों, सारे के सारे जितने भी इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पर जितने भी ह्यूमन है वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो आज के 60-70 साल बाद अर्थ पर, या मैक्सिमम मान लो आपके 100 साल बाद, अर्थ पर जितने भी जो ह्यूमंस है उनकी नेचुरली डेथ हो जाएगी। अरे सारे के सारे ह्यूमंस की नेचुरली डेथ हो जाएगी, तो कोई बचेगा ही नहीं। अगर कोई बचेगा नहीं तो जो होमो सेपियंस है वो इस अर्थ से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा ना, तो होमो सेपियन या तो ह्यूमन स्पीसीज है वो विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, संतति प्रोड्यूस नहीं की उन्होंने। मेंटेन किस वजह से कि आज जो प्रेजेंट है, आज जो एनिमल्स है, ह्यूमन जो प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, एक नई संतति को जन्म देता है, खुद चला जाता है, खुद पीछे क्या छोड़ जाता है, नई संतति छोड़ जाता है। फिर वो क्या होती है, बड़े होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके क्या आते हैं, बच्चे आते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूसली ह्यूमन इकोसिस्टम में मेंटेन है कि नहीं? अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ह्यूमन स्पीसीज क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ऐसे अगर कोई भी स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगी तो उसका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंपोर्टेंस समझ में आई? ठीक है, अब ये दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनकी इंपोर्टेंस भी आपको एक साथ समझाता हूं। इनकी इंपोर्टेंस क्या है? आपके अंदर इतने सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अरे जैसे आप कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर अलग अलग ब्रांच होती है, ठीक है, अलग अलग ब्रांच होती है, लेकिन कंपनी के अंदर एक मैनेजर भी तो होता है ना, जो कि उनको बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि किस टाइम पर आपको कौन सा काम करना है और किस टाइम पर आपको कौन सा काम नहीं करना है। अगर मैनेजर नहीं होगा तो उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को कौन सा काम किस टाइम स्टार्ट करना है और किस टाइम बंद करना है। कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में तभी तो उसका क्या जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो ऐसा है हमारी बॉडी के अंदर,
कब स्टमक के थ्रू HCl रिलीज करना है, कब नहीं करना है, ये बॉडी को कैसा पता चलेगा? और आपने खाना खाया ही नहीं और स्टमक से क्या रिलीज हो गया, एसिड रिलीज हो गया, तो उससे तो अल्सर हो जाएंगे और पेट के अंदर अल्सर हो जाएंगे। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। HCl या जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कब रिलीज होते हैं? जब फूड एलिमेंट्री कैनाल में था तभी रिलीज होते हैं। तो ये पता कैसे चल रहा है बॉडी को? जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया या कोई भी जो खतरनाक जानवर है वो पड़ गया, तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, ठीक है ना? आपको पसीने आने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, और आपको पता है कि उस टाइम क्या करना है, मेरे को क्या करना है, तेजी से दौड़ना है। दौड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के लिए O2 का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो है ना हमको अपनी ब्रीदिंग तेज करनी पड़ेगी, और ब्रीदिंग के साथ साथ हमको जो हार्ट बीट है उसका नंबर भी तेज करना पड़ेगा। तो ये कौन करवा रहा है? ये करवाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अरे आपकी फैमिली के अंदर क्या होते हैं? 5 मेंबर है, 5 मेंबर, उनको कंट्रोल कौन करता है? मम्मी और पापा कंट्रोल करते हैं कि नहीं? अरे कौन सा काम किस टाइम करना है, कौन सा नहीं करना है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं? तो वैसे हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये मिलजुल करके दोनों, इनको बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं पूरी बॉडी को कि कौन सा वर्क करना है और कौन सा नहीं करना है। आई बात समझ? तो ये 10 के 10 सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कैसे ये रन करते हैं, कैसे पूरी बॉडी को ये चलाते हैं, ये आपको समझ में आएगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या पढ़ते हैं? जैसे कि ये जो हेयर है, नेल्स है, जो आउटर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आई होप यह जो फाउंडेशन लेक्चर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, या हमारी ह्यूमन जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।